हेलो एवरीवन। इतिहास की अपनी पिछली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन वहाँ पर उनको संतुष्टिजनक परिणाम न मिलने की वजह से उस बैठक को बीच में छोड़ करके ये भारत वापस आ गए और भारत आकर के इन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसको द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1931 में। इसके पहले 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हो चुके थे। ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में ही आयोजित किए जा रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी या कांग्रेस की तरफ से किसी भी बड़े लीडर ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में क्योंकि कांग्रेस भारत के मेजॉरिटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली एक सबसे बड़ी राजनीतिक दल थी, इसीलिए गोलमेज सम्मेलन में दोबारा कांग्रेस को इनवाइट करने के लिए गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिसको कि हम गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। दोनों ने एक दूसरे की कुछ शर्तों को एक्सेप्ट किया और इसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि गांधी जी यहाँ पे SS राजपूताना नाम के जहाज से लंदन पहुँचे थे और उस समय भारत के वायसराय थे विलिंगटन और ब्रिटेन में भारत के भारत सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे सैमुअल हॉक। ठीक है, इसी गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का, जिसको कि सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, इसका जिक्र किया गया। ठीक है, और गांधी जी इससे नाखुश थे, असंतुष्ट होकर के वो उस मीटिंग को छोड़ करके निकल जाते हैं। ठीक है, और इसी गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी यहाँ पे शामिल होने के लिए आए हुए थे तो चर्चिल, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कह के संबोधित किया था। ठीक है, और इसके बाद में गांधी जी क्योंकि वहाँ से संतुष्ट नहीं हो पाए थे तो भारत आकर के इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के सेकंड फेज का शुरुआत किया, जिसको कि द्वितीय सविनय अवज्ञा के नाम से हम जानते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए ही गांधी इरविन का समझौता हुआ था, और जब इसका दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन हो गया। समझौते का उल्लंघन होने की वजह से गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स को कोई ना कोई बहाना चाहिए था गांधी जी को कैद करने का या जेल में डालने का, तो उनको यहाँ पे बहाना मिल गया कि आपने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन किया है, और इस उल्लंघन का आरोप लगा करके इनको पुणे की यरवड़ा जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब हमको 1931 के कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा कर रहे थे। 1931 की एक प्रमुख घटना क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1931 की ही और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनकी चर्चा हम आगे अब करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, गांधी जी इसमें शामिल हुए थे, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी शामिल हुए थे, और द्वितीय गोलमेज के बाद में ही द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1931 के कुछ और दूसरी घटनाओं की चर्चा करूं तो 1931 में ही, उसके बाद हम 1932 की तरफ चलेंगे। ठीक है, 1931 की ही कुछ और भी प्रमुख घटनाएं हैं, इनको अगर हम देखते चलें तो 1931 में एक प्रमुख घटना है भगत सिंह जी को फांसी दी जाना। भगत सिंह को फांसी हो जाती है, भगत सिंह को फांसी। ठीक है, भगत सिंह को फांसी किस तिथि को दी जाती है? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और इनके साथ में सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दिया जाता है। भगत सिंह प्लस सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दिया जाता है। भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए और
राजगुरु, इन तीनों को ही फांसी दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। क्यों दिया जाता है? तो लाहौर षड्यंत्र कांड की वजह से। अब हमने तो पढ़ा था सैंडर्स की हत्या के लिए दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र कांड। एक्चुअली में जो सैंडर्स थे जिसकी हत्या इन्होंने किया था वो लाहौर के ही पुलिस अधीक्षक थे, ठीक है। और यहीं पर सैंडर्स की हत्या करने की वजह से इस घटना को लाहौर षड्यंत्र कांड भी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आप लाहौर षड्यंत्र केस कहें या सैंडर्स की हत्या कहें, दोनों एक ही चीज़ है। तो पहले ये सैंडर्स की हत्या कर चुके थे, भगत सिंह और राजगुरु जो है वो इनकी हत्या में शामिल थे। लेकिन इनको जो पकड़ा गया था, इनको जब गिरफ्तार किया गया था, उस समय भाई ये जो लाहौर षड्यंत्र केस था या सैंडर्स की हत्या थी वो तो काफ़ी पहले कर चुके थे। 1929 में इन्होंने क्या किया था? 1929 में इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। केंद्रीय असेंबली या सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने बम फेंका था, ठीक है। उस समय इन्होंने अपनी स्वयं गिरफ्तारी दी थी, लेकिन विधान परिषद में बम फेंकने की वजह से इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई है। इनको जो फांसी की सज़ा मिली थी वो सैंडर्स की हत्या के आरोप में इनको फांसी की सज़ा हुई है, ठीक है। तो 1931 की एक प्रमुख घटना क्या है? 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा 1931 में हमने क्या देखा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी देखा। इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, 1931 में ही कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, ठीक है। 1931 की ये एक और घटना है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ठीक। अब इस अधिवेशन के बारे में अगर बात करें कि कब हुआ है ये अधिवेशन, तो 29 मार्च 1931 को, 29 मार्च 1931 को यह अधिवेशन हुआ था। एक्चुअली में जो रेगुलर अधिवेशन है वो दिसंबर में होते थे, लेकिन ये विशेष अधिवेशन था जिसको कि कराची में बुलाया गया था, ठीक है। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसको बुलाया गया था? सरदार पटेल को। सरदार पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। और इसी अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी। मूल अधिकारों की मांग, ये प्रश्न पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में किस अधिवेशन में चर्चा किया गया था? तो फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी कराची अधिवेशन में, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल, ठीक है। और इसी प्रस्ताव के द्वारा या इस प्रस्ताव का जो निर्माण है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। जो मूल अधिकार का डॉक्यूमेंट है, मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव का निर्माण, इस प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था नेहरू जी ने, नेहरू द्वारा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस मूल अधिकार का प्रस्ताव, इसका प्रारूप बनाया गया था। और जिस अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया गया था उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल, ठीक है। इसके बाद में यहीं पे जब मैंने जैसे कि बताया आपको कि एक तो हुआ है गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ है आपका 1931 के ही शुरुआती मंथ में, ठीक है। इसी के बाद में ये कराची अधिवेशन बुलाए गए थे। अब कराची अधिवेशन में जब गांधी जी पहुँचे थे तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, गांधी जी का विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इरविन के साथ, या मैं फिर से इसको ठीक से लिखता हूँ, गांधी इरविन समझौते की वजह से, गांधी इरविन समझौते के कारण
समझौते के विरोध स्वरूप गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। लोग गांधी इरविन समझौते की वजह से गांधी जी से नाराज़ थे। ठीक है, इसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि गांधी इरविन समझौते में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, कुछ कंडीशंस गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिए थे और कुछ कंडीशंस इरविन ने एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है, दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसी को हम गांधी इरविन समझौता कह रहे हैं। इस समझौते में मैंने आपसे चर्चा किया था कि एक प्रमुख मुद्दा जो था वो क्रांतिकारियों को फांसी से बचाने के बारे में था। ठीक है, क्रांतिकारियों को फांसी दी गई है मार्च में। ठीक, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हो चुका था आपका मार्च के ही शुरुआती हफ्ते में हो चुका था। 5 मार्च 1931 के आसपास ये समझौता हुआ था। ठीक है, और इनको फांसी दिया गया था कब? 23 मार्च 1931 को। तो गांधी जी चाहते तो इनकी फांसी की सज़ा को टाल सकते थे, रुकवा सकते थे, ऐसा आरोप इन पर लगाया गया। ठीक, लेकिन क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो है वो इसमें क्रांतिकारियों के फांसी की सज़ा को माफ़ करने से संबंधित कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए गांधी जी को काले झंडे दिखाए जा रहे थे। ठीक है, गांधी जी का विरोध प्रदर्शन, गांधी जी के खिलाफ विरोध किया जा रहा था। लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे और कराची अधिवेशन के बाद वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी करने लगे थे। ठीक है, कराची अधिवेशन कब हुआ है? 29 मार्च को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होगा? सितंबर में। ठीक है, तो मार्च में ये सारा काम निपटा के गांधी जी फिर अपना गोलमेज सम्मेलन की तैयारी करने लग गए थे। और जैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहाँ भी गांधी जी को निराशा हाथ लगी। वो जैसा सोचे थे वैसा कुछ वहाँ पे हुआ नहीं, तो वहाँ से भी निराश होकर के फिर गांधी जी वापस भारत लौट आते हैं और भारत आकर के फिर उन्होंने क्या किया था? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है, यहीं पर भारत वापस आके उन्होंने क्या किया? 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन आंदोलन तो उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन हमने पहले डिस्कस किया था कि गांधी इरविन समझौते की एक शर्त क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। लेकिन गांधी जी तो वापस से इसको शुरू कर लिए, मतलब यहाँ पे समझौते का उल्लंघन हो गया। गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन हो गया यहाँ पे। तो गांधी इरविन समझौते में एक शर्त रखी गई थी ना कि गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन होने की वजह से, उल्लंघन होने के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल में इनको डाल दिया जाता है। पुणे की यरवदा जेल में, ये नाम याद रखना है ना, पुणे की यरवदा जेल में कैद। ठीक है, इनको कैद कर लिया जाता है पुणे की यरवदा जेल में। ठीक, अब यहीं पर आपको याद रखना है, कुछ चीज़ों के सीक्वेंस आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब ज़रूरत पड़े उनको वापस से आप दिमाग में ऑर्गेनाइज कर सकें। अब मैं कुछ चीज़ों को पैरेलली डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते की शर्त ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बैठने से पहले, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में आने से पहले ही गांधी जी ने इसको क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। इसी समय 1931 के मार्च महीने में ही भगत सिंह जी को और इसके साथ में इनके जो मित्र थे सुखदेव और राजगुरु, इनको भी फांसी दे दी गई। इसी दौरान कराची में एक अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का। ठीक, ये सभी चीज़ें बिल्कुल कुछ समय के अंतराल में ही, एक ही महीने के अंदर चल रही हैं। ठीक है, और उसके बाद में सितंबर में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हो जाता है। वहाँ पे गांधी जी निराश होते हैं, वापस आते हैं इंडिया और
1932 में 1932 का ईयर स्टार्ट हो गया था। 1932 में इन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापस से स्टार्ट कर लिया। जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला कि यहाँ पे फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका है, गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन हुआ है, गांधी जी को तुरंत कैद करके पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ों की क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी चाहिए। अब 1934 में एक्चुअली में जो सेकंड फेज शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, इसमें जो अंग्रेज थे वो इसके बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से, बहुत ही इसको क्रूर तरीके से आंदोलन का दमन कर रहे थे। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का एक समझौता था, गांधी इरविन समझौता, उसका उल्लंघन हो गया था। तो अब ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था कि किस तरीके से आंदोलन को समाप्त किया जाता है। उनका एक ही उद्देश्य था, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना। अब यहाँ पे जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने अपनी आपातकालीन शक्तियों को यहाँ पे यूज़ किया और प्रदर्शनकारियों, जितने सत्याग्रही थे, उनको खूब लाठी डंडों से पीटा। गाँव में जो टैक्स नहीं पटाने वाले किसान थे, मतलब इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक शर्त रखी गई थी ना कि हम टैक्स नहीं पटाएंगे, तो जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे उनके ज़मीन, उनके मकान, उनके पशु, मतलब मवेशियों को भी जब्त कर लिया जा रहा था। इस तरीके से इतनी भयंकर और इतने बर्बर तरीके से दमनात्मक कार्रवाई करने के बाद में गांधी जी जो है वो, गांधी जी को बहुत कष्ट होता है कि लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और इसी वजह से 1934 में इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, 1934 में इन्होंने दमन का जो तरीका था उसको देखते हुए इनको बहुत पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, और 1934 में इन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से आंदोलन को स्थगित कर दिया, आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, लेकिन यहीं पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी इस आंदोलन को क्यों स्थगित कर रहे हैं, और इनमें इनके खास मित्र भी थे, जैसे कि सरदार पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। इनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी कुछ रीजंस की वजह से इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, और आंदोलन स्थगित करने की वजह से सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सब गांधी जी से नाराज़ थे। ठीक है, उन्होंने भी उनके आंदोलन स्थगित करने के फैसले को भी चुनौती दी, उनका भी कह सकते हैं कि आलोचना कर रहे थे। ठीक है, तो 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट होता है, 1934 में गांधी जी दमनात्मक कार्रवाई को देखते हुए इसको स्थगित कर देते हैं। ठीक है, अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा कर रहे थे। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था और 34 में इसको समाप्त किया गया। फिर से वापस अगर चलते हैं तो 1932 में जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दौरान यहाँ पे मतलब भारत में आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक प्रपोजल जो रखा गया था, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक पंचायत, जिसको हम कम्युनल अवार्ड कहते थे, उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो भारत में 1932 की एक और घटना कौन सी है, 1932 में भारत में सांप्रदायिक पंचायत की व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन या सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद है, 7 सितंबर 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वहीं पर एक ये प्रपोजल रखा गया था कि जो दलित समुदाय है हिंदू वर्ग के अंदर, दलित वर्ग को अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, चुनाव लड़ने के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा। इसी को ही कहा गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र या सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, इसी को ही कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन को ही अन्य नामों से जाना जाता है। इसको कहा जाता है मैकडॉनल्ड अवार्ड, मैकडॉनल्ड अवार्ड। इसी को ही कहते हैं
कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इसी को ही सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसको कब लागू किया गया था? भारत में इसको लागू किया गया था, इसके बारे में घोषणा की गई थी अगस्त 1932 में, ठीक है। ये इसके बारे में प्रपोजल कहाँ रखा गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि लंदन में हुआ था, सितंबर 1931 के समय हुआ था, ठीक है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। इसका प्रस्ताव रखा गया था सितंबर 1931 गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज के दौरान। लेकिन इसको लागू किया गया या इसकी घोषणा की गई भारत में इसकी घोषणा कब की गई? अगस्त 1932 के दौरान, ठीक। इस दौरान याद रखिएगा, जो पीछे आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, खास करके अभी पिछले 2-4 क्लासेस में, इनको वापस से क्रमवार याद रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें एक साथ घटित हो रही है। 1932 के दौरान याद है कि अभी गांधी जी जो है वो कहाँ पे होंगे? वो जेल में होंगे, पुणे की यरवदा जेल में होंगे, ठीक है। उसी दौरान यहाँ पे अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक। अब पहले तो आपको पता है कि पहले ये जो तरीका था सांप्रदायिक निर्वाचन वाला, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए था, ठीक। लेकिन अब इसको सभी वर्गों के लिए लागू कर दिया गया था। मतलब मुसलमान के अलावा सिख, ईसाई और दलित वर्ग, इन सभी के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन को लागू कर दिया गया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले तो मुसलमान थे, अब सिखों के लिए भी अलग निर्वाचन होगा, ईसाइयों के लिए भी अलग निर्वाचन होगा, दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन होगा। इसका मतलब ये था कि अब धर्म के आधार पर तो एक बार विभाजित कर चुके थे, अब जो है वो ब्रिटिशर्स भारत को जातियों के आधार पर भी विभाजित करना शुरू कर चुके थे। और इसी समय जो गांधी जी हैं वो कहाँ पे होंगे? इस समय गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल, पुणे की यरवदा जेल में कैद थे, ठीक है। जब गांधी जी को ये खबर मिलती है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया को लागू कर दिया है, तब गांधी जी यहाँ पर नाराज हो जाते हैं और उन्होंने जेल में ही रहते हुए आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आमरण अनशन का मतलब है भूखे रह करके, जब तक उनकी बात न मानी जाए तब तक भूखे रहेंगे और उपवास करते हुए ही वो अपना समय व्यतीत करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने उपवास और आमरण अनशन शुरू कर दिया। उपवास प्लस आमरण अनशन, ये धरने पर बैठ गए जेल में ही कि आप मतलब ब्रिटिश सरकार जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन का तरीका वापस लें या फिर गांधी जी अपना प्राण त्याग देंगे। इस तरीके से ये अपने ज़िद पर बैठ गए थे। तो मजबूरन यहाँ पे जो मजबूरी में अब यहाँ पे हमारे अंबेडकर जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक्चुअली में आप वापस से रिवाइज कीजिएगा, 1931 का जो कम्युनल अवार्ड था किसको ऑफर किया गया था? अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी को क्या ऑफर मिला था कि आपको मतलब दलित वर्ग को चुनाव में अलग से सीटें आरक्षित की जाएंगी, उन सीटों पे केवल दलित वर्ग के व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे और दलित व्यक्ति ही वहाँ पे वोट डाल सकेंगे। इस तरीके को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए पृथक सीटें। जब कोई सीट मुस्लिम के लिए आरक्षित की जाएगी तो उसमें केवल मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा और मुसलमान व्यक्ति ही वहाँ पे वोट डाल सकेगा। उसी तरीके से सिखों के लिए कोई सिख व्यक्ति ही इलेक्शन में खड़ा होगा और केवल सिख व्यक्ति इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। आज के इलेक्शन के जैसा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, पूरे समाज के सभी वर्ग वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरीके का नहीं था। ये जो ब्रिटिशर्स ने व्यवस्था बनाया हुआ था, इसी को हम कह रहे हैं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है। इसी को ही कहा जा रहा है कम्युनल अवार्ड। और क्योंकि रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, इसीलिए इसको मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब
जब ये सांप्रदायिक पंचाट भारत में लागू हो गया था तो ये ऑफ़र किया गया था किसको, 1931 में ये एक सांप्रदायिक निर्वाचन ऑफ़र किया गया था हमारे अंबेडकर जी को। लेकिन भारत में जब जेल में कैद गांधी जी को ये चीज़ पता चलती है तो वो अनशन पर बैठ जाते हैं और उसके बाद में इनको मनाने के लिए अब अंबेडकर जी को आना पड़ता है। ठीक है, अगर जेल में गांधी जी की मृत्यु हो जाती तो लोग अंबेडकर जी को कभी माफ़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही, अंबेडकर जी ने ही यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रपोज़ल था उसको एक्सेप्ट किया था। तो अब गांधी जी और अंबेडकर जी में के बीच एक मीटिंग होती है यहीं पे पुणे की यरवदा जेल में ही। इसी को ही कहा जाता है पूना पैक्ट। ठीक है, गांधी जी और प्लस अंबेडकर जी के बीच कुछ समझौते होते हैं, अंबेडकर के मध्य समझौता। ये जो समझौता है इसी को ही क्या कहा जाता है, पूना पैक्ट या पुणे समझौता या पूना समझौता। ठीक है, पूना पैक्ट क्या था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कुछ समझौते हुए थे सीटों के आवंटन को लेकर के कि कितने सीटों पर दलित वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इसी चीज़ को गांधी जी ने क्या कहा कि अंबेडकर जी, ब्रिटिशर्स आपको जितनी सीटें ऑफर कर रहे हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत, हम आपको उससे ज़्यादा सीट ऑफर करेंगे, लेकिन वो पृथक निर्वाचन के लिए नहीं होगा, वो कॉमन निर्वाचन के लिए होगा। भले ही आप दलितों के लिए ज़्यादा सीट आरक्षित कर लीजिए, लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत उन सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे। ये सजेशन था गांधी जी का, और ये गांधी जी का ये सजेशन जो है वो अंबेडकर जी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, गांधी शुरुआत में इनको अंबेडकर जी को 71 सीट ऑफर किया गया था। ठीक है, अंबेडकर जी को 71 सीटों पर पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए सीट ऑफर किया गया था, लेकिन गांधी जी ने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, गांधी जी ने कहा कि हम आपको 148 सीट देंगे, लेकिन शर्त क्या है, इनमें इन सीटों पर पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू नहीं होगा। अंबेडकर जी अपने लोगों को 148 सीटों पर चुनाव लड़वा सकते थे, 71 की जगह 148 सीटों पर चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन उन सीटों पर वोट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार देश के हर एक आम नागरिक को होगा। ये शर्त थी गांधी जी की। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो छुआछूत की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, गांधी जी को ये पता था कि अगर दलितों को अलग से सीट दी जाएगी तो जो धनी वर्ग है या जो सामान्य वर्ग है, जो नॉन दलित वर्ग है, वो हमेशा उनसे एक अलग भावना रखेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि दलितों का समाज अलग है, उनका इलेक्शन का प्रोसेस अलग है, कभी भी वो उनके साथ घुल मिल नहीं पाएंगे उस तरीके से जैसा कि उनको समाज की मुख्य धारा में लाना ज़रूरी था। उस तरीके से कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने अंबेडकर के साथ बैठकर इस मामले पर विचार किया, दोनों के बीच में समझौता हुआ। इसी को ही कहा जाता है पूना पैक्ट। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद में 1932 में ही एक तीसरी बैठक होती है गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, इसको हम कहेंगे 1932 का तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका स्पेसिफिक अगर डेट पूछा जाए तो 17 नवंबर से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 17 नवंबर 1932 से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया था। लगभग एक हफ्ते या 10 दिन के आसपास ये मीटिंग चली थी। इस मीटिंग को लीड कर रहे थे या इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे सैमुअल हॉक, भारत सचिव थे सैमुअल हॉक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन को इन्होंने आयोजित किया था। ठीक है, अब यहाँ पे कांग्रेस ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। कांग्रेस इस मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। ठीक, इसके अलावा जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है वो अपने आप में ही असफल हो जाता है। ठीक है, ये असफल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, वही जब इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो आप अकेले बैठ के कुछ भी निर्णय लीजिए, कुछ भी पॉलिसी बनाइए, देश को उसके कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे कांग्रेस इस मीटिंग में भाग नहीं लेती है। थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहता है। प्रथम वाला भी असफल रहा, थर्ड वाला भी असफल रहा। ठीक। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है थर्ड गोलमेज सम्मेलन के बारे में कि अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, तीनों सम्मेलन में भाग लिया, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक ही व्यक्ति थे, एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। और इनमें कई तरीके की चर्चाएं हुई, मतलब यहाँ पर जिन विषयों पर डिबेट डिस्कशन हुए हैं उन सभी रूल्स को हम कह सकते हैं कि इनमें से बहुत सारे रूल्स ऐसे थे जिनको कि 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया था। ठीक है। यहीं पर हम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में बहुत सारी चीज़ें इस बैठक के दौरान जो चर्चा किया गया था उसको शामिल किया गया था। मतलब भारत शासन अधिनियम का अंतिम रूप इस बैठक में तय हुआ। ठीक है। भारत में क्या क्या चीज़ें लागू रखना है, नहीं रखना है, वो सारा कुछ इन्होंने एक अलग से एक्ट में डिफाइन कर दिया था, जिसको कि हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं। भारत में शासन करने से संबंधित जो नियम कानून थे उसको रखा गया था भारत शासन अधिनियम में। ठीक है। इससे पहले कब आया था? भारत शासन अधिनियम 1919 भी आपने पढ़ा हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अंतिम प्रारूप था वो इसी बैठक में तय हो चुका था। ठीक है। और अदरवाइज ये थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन था अपने आप में हम फेल कहेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकी हैं, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के रूप में एक जो बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था उसने इस मीटिंग को ही बॉयकॉट कर दिया था। ठीक। तो इस मीटिंग के बाद में एक पेपर रिलीज़ किया जाता है जो कि 1932 का वाइट पेपर कहा जाता है। ठीक है। बैठक के प्रमुख बिंदुओं को, बैठक के प्रमुख परिणाम को जारी किया जाता है। किसमें? श्वेत पत्र में एक वाइट पेपर रिलीज किया जाता है। ठीक है। तो पूछा जाता है कि श्वेत पत्र किससे संबंधित है, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से संबंधित है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में एक रिजल्ट जारी किया जाता है, उसका आउटकम जारी किया जाता है, इसको कहा जाता है वाइट पेपर। ठीक है। तो वाइट पेपर 1932 में ही ये वाइट पेपर जारी किया जाता है जो कि थर्ड गोलमेज सम्मेलन के आउटकम से संबंधित था। ठीक। और यही जो है आगे चल करके 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनता है, अधिनियम का आधार बना। ठीक है। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद में अभी आपको पता है कि 1934 में गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया था। और इसी दौरान जब गांधी जी को कैद किया गया था, कब इनको जेल में डाला गया था? 1931 में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकले थे, उसके जस्ट बाद 1932 में जब ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के जस्ट बाद इनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक। पुणे की यरवदा जेल में। और इनको लगभग 2 वर्ष इन्होंने व्यतीत किए होंगे और उसके बाद में इनको छोड़ दिया गया था। ठीक है। और इनके जेल में रहने के दौरान ही पूना पैक्ट हो गया था, थर्ड गोलमेज सम्मेलन हो गया, गोलमेज सम्मेलन में वाइट पेपर भी रिलीज़ कर दिया गया। ठीक। अब जैसे ही गांधी जी जेल से निकलते हैं, ठीक, तो उन्होंने क्या किया?
जो दलित वर्ग थे उनके उत्थान से संबंधित कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। ठीक, और यहीं से हमको पढ़ना है एक शब्द अब आपको यहाँ से नया मिलेगा, हरिजन। ठीक है, तो दलितों को उत्थान से संबंधित जो कार्यक्रम चला रहे थे उसको गांधी जी कहते थे हरिजन कार्यक्रम। ठीक है, या हरिजन उत्थान कार्यक्रम। ठीक, तो अब हम कुछ हरिजन उत्थान कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक, नाइनटीन 32 का हरिजन उत्थान कार्यक्रम, 1932 हरिजन उत्थान। ठीक है, यहाँ पे जो हरिजन शब्द है इसका मतलब क्या है? हरि का मतलब है ईश्वर और जन का मतलब है उनके बच्चे। तो हरिजन का मतलब है ईश्वर के बच्चे। समाज में दलित वर्ग के लिए गांधी जी ने एक नया शब्द गढ़ा था और वो शब्द था हरिजन। पहले जो शब्द यूज़ होता था दलित, इसको समाप्त करके गांधी जी ने दलितों के लिए एक नया शब्द गढ़ा। उनको नए तरीके से संबोधित किया जाता, उनको कहा जाता था हरिजन। ठीक, अब गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए, दलित वर्ग के उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम करने शुरू किए, उनके लिए अपने प्रयास करने शुरू किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ। गांधी जी ने दलितों के लिए ही, विशेष रूप से दलितों के उत्थान के लिए ही एक संघ की स्थापना की थी, एक कम्युनिटी की स्थापना की थी, जिसको कहा जाता है हरिजन सेवक संघ। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वे चाहते थे कि समाज का हर एक तबका, हर एक वर्ग जो है वो मुख्य धारा में और एक सामान्य जिंदगी जी सके। किसी को केवल इसलिए ही दबाया ना जाए कि वो किसी निम्न जाति से संबंधित है। ठीक है, तो गांधी जी जो है वो हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू कर चुके थे। इसकी स्थापना 1932 में की जाती है और इस संघ के, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिरला। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिरला। ठीक है, तो घनश्याम दास बिरला को हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये संघ काम क्या करता था? तो जहाँ पे भी दलित वर्ग के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है तो उनको बचाने से का कार्य करता था। उनके पक्ष में कोई अगर वकालत से संबंधित कोई मामले हैं, कोर्ट से संबंधित कोई मामले हैं, तो उनको कोर्ट में केस लड़ने से का फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। उनको जागरूक करने से संबंधित कार्य करते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार गांधी जी चाहते थे कि समाज का हर एक तबका जो है वो बराबरी की ज़िंदगी जी सके। इसीलिए इन्होंने हरिजन सेवक संघ नाम से एक संस्था की स्थापना किया था। ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नेक्स्ट, 1933 के आसपास कोई विशेष घटना नहीं है। 1934 में आपको पता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकंड फेज का सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पे गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। क्यों किया था इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। गांधी जी देख रहे थे कि किस तरीके से बर्बरतापूर्वक इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है आपके ब्रिटिशर्स और उनके सैनिकों के द्वारा। इसीलिए उससे आहत होकर के गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करना ही ठीक समझा। ठीक है, और गांधी जी के इस निर्णय का हालांकि काफ़ी विरोध भी हुआ कि गांधी जी किसी भी आंदोलन को शुरू तो करते हैं पर उसको पूरा नहीं करवा पाते हैं। ठीक, जल्दी ही उसको बंद कर देते हैं, ये सोच करके लोगों ने उनका विरोध भी किया। लेकिन गांधी जी जब अपने किसी आंदोलन को रोके हैं बीच में, तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होती थी, तभी वो किसी आंदोलन को रोकते थे। ठीक है, जैसे कि जो असहयोग आंदोलन था उसको रोकने के पीछे उनका रीज़न क्या था कि चौरा चौरी की घटना हो गई थी। वो पूरा आंदोलन को अहिंसक रखना चाहते थे, लेकिन हिंसा होने की वजह से उन्होंने अपनी नीति से, अपनी पॉलिसी से, अपने विचारों से समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि हिंसा हुई है मतलब उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए जिसने भी हिंसा की है। और क्योंकि यहाँ पे एक दल के रूप में कांग्रेस कार्य कर रहा था,
ठीक है, तो कांग्रेस को ही अपना ये निर्णय वापस लेना था, इसीलिए उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। ठीक, इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सेम चीज़ था। जब जब इनको समस्या महसूस होती थी तब ये अपना जो डिसीजन है उसको वापस ले लिया करते थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से चर्चा किया था थर्ड गोलमेज सम्मेलन के बारे में और पूना पैक्ट के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा हमने सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा किया। आप में से अगर कोई ऐसा है जिसको कि सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में कोई समस्या हो रही है कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन सामान्य निर्वाचन से अलग है, तो वो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको सामान्य निर्वाचन और सांप्रदायिक निर्वाचन में अंतर समझ में आ गया है। वैसे मैं 2 मिनट में इसको वापस बिल्कुल कम समय में अगर समराइज़ करूँ तो एक तरफ सामान्य निर्वाचन और एक है सांप्रदायिक निर्वाचन। दोनों में क्या डिफरेंस है? सामान्य निर्वाचन में जो प्रतिनिधि होगा, या यूं कहें कि जो कैंडिडेट होगा चुनाव में खड़े होने के लिए, जो प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी है, और जो मतदाता हैं, जो अलग अलग प्रत्याशियों के लिए मत देने वाले हैं, वोट डालने वाले हैं, ये किसी भी समुदाय, वर्ग, जाति से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, नो बाउंडेशन, नो क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मतदाता हो सकता है। लेकिन जब बात आती है सांप्रदायिक निर्वाचन की, तो यहाँ पे प्रत्याशी और मतदाता सेम वर्ग के, सेम धर्म के होने चाहिए। जैसे कि शुरुआत में जब 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जिसने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि उनका कैंडिडेट मुस्लिम होगा और जिस एरिया में वो चुनाव लड़ रहा है उस एरिया के सिर्फ मुस्लिम लोग उसको वोट देंगे। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति दलित के लिए अगर कोई सीट रिजर्व है तो वो जिस एरिया में चुनाव लड़ेगा उस एरिया के केवल दलित लोग ही वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी लोग उस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यही चीज़ होता है सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज़ है सांप्रदायिक निर्वाचन और सामान्य निर्वाचन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इसके बाद आपको क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं और अगले कुछ क्लासेस में अब हम सीधे कुछ दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर, महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि अब पाकिस्तान की मांग कब उठने लगती है, उसके अलावा अगस्त प्रस्ताव, इसके अलावा क्रिप्स मिशन वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लास से हम चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।